नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। ये डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ की हमारा दूसरा लेक्चर है। हम लोग दिसंबर के करंट अफेयर्स का इसके माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आज का है कि एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है। तो यह कार्यक्रम जो है, ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इस कार्यक्रम का संबंध जो है राजस्थान राज्य से है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है। और इसके डिटेल में जान लेते हैं कि 16 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए राज्य की यात्रा की थी। कब? 16 दिसंबर 2024 को। यह कार्यक्रम राज्य सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस दौरान प्रधानमंत्री ने 46,300 करोड़ से अधिक के कुल निवेश के साथ 24 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया था। तो जो जो इसमें इम्पॉर्टेंट है हमने हाईलाइट कर दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है इसमें कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वाइन पर्यटन की शुरुआत की गई। ये इम्पॉर्टेंट है, वाइन पर्यटन। तो वाइन पर्यटन शुरू किया गया उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, 23 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड ने कोटद्वार में अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया। ठीक है, कब किया है? 23 दिसंबर 2024 को। राज्य सरकार का लक्ष्य माल्टा, सेब, बुरांस के फूल, नाशपाती और गलगल जैसे स्थानीय फलों का उपयोग करके अद्वितीय वाइन बनाने का है। इससे वाइन पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शासन आपल्यादारी पहल हेतु स्कोच पुरस्कार जीता। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पुरस्कार जीता है महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक, इसका अर्थ है कि सरकार आपके द्वार। ठीक, यानी शासन आपल्यादारी का अर्थ होता है सरकार आपके द्वार, और उद्देश्य किसका है? इसका क्या है? आवश्यक सरकारी सेवाओं को सीधे नागरिकों तक पहुंचाना। ठीक, आवश्यक सरकारी सेवाओं को सीधे नागरिकों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। इस पहल के तहत ट्रैक्टर सब्सिडी, किसान बीमा अनुदान, आवास आवंटन, सिंचाई और रोजगार सृजन के लिए वित्तीय सहायता सहित विभिन्न सेवाओं की सुविधा प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम ने एक वर्ष के भीतर 5 करोड़ से अधिक नागरिकों तक सफलतापूर्वक पहुंच बनाई है, जिससे सरकारी सेवाओं के लिए मुंबई की यात्रा करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। यानी कि सरकारी सेवाएं लोगों को उनके द्वार, उनके घर पर ही उपलब्ध करवाई जा रही इस कार्यक्रम के द्वारा। और शासन आपल्यादारी कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार का है। ठीक है, स्कोच पुरस्कार के विषय में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। यह उन लोगों, परियोजनाओं और संस्थाओं को मान्यता देता है जो भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। ठीक है, भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं और संस्थाओं को ये मान्यता प्रदान करता है। यह डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक समावेशन, शासन, समावेशी विकास, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों में उत्कृष्टता, परिवर्तन प्रबंधन, कारपोरेट नेतृत्व, कारपोरेट प्रशासन, नागरिक सेवा वितरण, क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रयासों को मान्यता देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। ये हमको बताना है कि 59वां पुलिस महानिदेशक सम्मेलन हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इस सम्मेलन को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया गया। यही सत्य नहीं है। ठीक है, तो यही सत्य नहीं है। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा इसको संबोधित नहीं किया गया था। ठीक, तो यह कार्यक्रम 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया। बिल्कुल सही है। देखिए, इस सम्मेलन का उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा समकालीन सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने में भारतीय पुलिस बल की क्षमताओं और प्रभावशीलता को बढ़ाना था। प्रधानमंत्री ने पुलिसिंग क्षमताओं को बढ़ाने और साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के महत्व पर जोर दिया है इसमें। ठीक है, तो इसका संबोधन किसके द्वारा किया गया था? इसका संबोधन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था, राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया गया था। तो यहीं आप चाहें तो नोट कर लीजिए
कि इसका संबोधन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। ठीक है, संबोधन प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेखगोंग फेस्टिवल, मेखगोंग फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो ये फेस्टिवल मेघालय राज्य से संबंधित है। 2 दिसंबर 2024 को गारो पहाड़ियों में इसके 2 दिवसीय चौथे संस्करण का समापन हुआ। इस फेस्टिवल में हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनियों, पारंपरिक गारो बुनाई के प्रदर्शन और प्रमाणिक गारो व्यंजन के पाक प्रदर्शन के माध्यम से गारो समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, इस कार्यक्रम में फेस्टिवल ने पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट निपटान, प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र और स्थानीय सामग्री और सामग्रियों को बढ़ावा देने के साथ पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, मिशन अरुणवीर का संबंध किस राज्य से है? तो मिशन अरुणवीर, अरुण लगा हुआ है इसमें, तो अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है, मिशन अरुणवीर का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। यह कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच में सुधार के मद्देनजर 27 नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया कार्यक्रम? 27 नवंबर 2024 को। इस पहल में अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के बीच साझेदारी शामिल है। आईटीबीपी किसानों, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों से स्थानीय रूप से उगाए गए उत्पादों, जिनमें फल, सब्जी, मांस और मुर्गी शामिल हैं, की खरीद की जाएगी इस मिशन अरुणवीर के तहत। ठीक है, और इस मिशन का उद्देश्य है किसानों के लिए नई बाजार बनाकर उनके आय बढ़ाकर रोजगार के अवसर पैदा करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, किसानों के लिए नया बाजार बनाया जाए, उनकी आय बढ़ाई जाए और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। अगला है टाटो 1। टाटो 1 जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये परियोजना भी अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये परियोजना भी किससे है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। देखिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 25 नवंबर 2024 को अरुणाचल प्रदेश के लिए इस जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा ये मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, और इसकी लागत कितनी है? 1750 करोड़ रुपए। कितनी? 1750 करोड़ रुपए इस परियोजना की लागत है। ठीक, एक मिनट। इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 802 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होने की उम्मीद है। इस विद्युत परियोजना की कुल क्षमता 186 मेगावाट होगी, जिसमें प्रत्येक 62 मेगावाट की 3 इकाइयाँ शामिल हैं। ठीक है, तो 25 नवंबर 2024 को अरुणाचल प्रदेश के इस जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। लागत इसकी है 1750 करोड़ रुपए। 802 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होगा इससे। ठीक है, 186 मेगावाट की 3 मतलब इसकी कुल क्षमता जो होगी 186 मेगावाट होगी, जिसमें प्रत्येक 62 मेगावाट की 3 इकाइयाँ शामिल होंगी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में आंतरिक प्रवास पर 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इस संदर्भ में सत्य कथन बताना है। ठीक है, इस रिपोर्ट में 2011 की जनगणना के बाद भारत में आंतरिक प्रवास के बदलते पैटर्न को उजागर किया गया। ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इस रिपोर्ट में 2011 में 45.57 करोड़ से घटकर 2023 में अनुमानित 40.2 करोड़ तक आंतरिक प्रवास संख्या में उल्लेखनीय कमी का संकेत मिलता है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, 2011 में जहां 45.57 करोड़ लोग जो है आंतरिक रूप से प्रवास कर रहे थे, 2011 में 45.57 करोड़ रुपए
सॉरी 45.57 करोड़ लोग जहां जो है प्रवास कर रहे थे आंतरिक रूप से, वहीं 2023 में ये संख्या घटकर 40.20 करोड़ तक रह गई है। इसके अनुसार प्रवास दर 38% से घटकर 29%, यानी वर्तमान में आंतरिक प्रवास दर अगर पूछ लिया जाएगा तो वो 38% से घटकर 29% हो गया है। तो इस तरीके से सभी कथन इसमें सही हो जाते हैं। और कुछ मुख्य तथ्य इसके लिए जान लीजिए कि अल्प दूरी का प्रवास प्रमुख बना हुआ है, यानी लोग कम दूरियों के लिए प्रवास ज़्यादा कर रहे हैं, जिसमें दूरी श्रम गतिशीलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। दूरी श्रम का मतलब, दूरी श्रम गतिशीलता का मतलब उनको वहाँ तक जाने के लिए ज़्यादा प्रयास, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। प्रमुख प्रवास मार्गों में यूपी दिल्ली, गुजरात महाराष्ट्र, तेलंगाना एमपी और बिहार दिल्ली शामिल है। ये प्रवास मार्ग है मुख्य रूप से जहाँ जहाँ लोग आंतरिक रूप से प्रवास कर रहे हैं। यूपी दिल्ली यानी यूपी से दिल्ली, गुजरात से महाराष्ट्र, तेलंगाना से एमपी और बिहार से दिल्ली। पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक में आने वाले प्रवासियों के प्रतिशत में वृद्धि देखी गई है। कौन कौन से राज्य हैं ये? पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है और कर्नाटक है, जबकि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कमी आई है। मूल स्थान पर बेहतर बुनियादी ढांचा, सामाजिक सुरक्षा जाल और स्थानीयकृत आर्थिक विकास प्रवास संख्या में गिरावट के योगदान कारक हैं। यानी कौन कौन से कारक हैं जो प्रवास संख्या में गिरावट का योगदान दे रहे हैं? तो वो सामाजिक सुरक्षा जाल है, स्थानीयकृत आर्थिक विकास है और प्रवास संख्या में बेहतर बुनियादी ढांचा है, सामाजिक सुरक्षा जाल है और स्थानीयकृत आर्थिक विकास है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन बताना है। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम थी तो स्वर्णिम भारत और विकास, ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विकास की दिशा में उसकी यात्रा का प्रदर्शन करना है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाता है। गणतंत्र दिवस परेड में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। ठीक है, 2025 की थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। उद्देश्य था समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विकास की दिशा में उसकी यात्रा का प्रदर्शन करना। और इस दिवस परेड में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया है। ठीक है, इस तरीके से विकल्प डी सही हो जाता है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई उल्लेखनीय प्रगति के संदर्भ में रिपोर्ट के अनुसार भारत में मलेरिया में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये 97% की कमी आई है। ठीक है, कितने परसेंट की? 97% की। स्वतंत्रता के समय 7.5 करोड़ से घटकर 2023 में 2 मिलियन मलेरिया के मरीज रह गए हैं। 7.5 करोड़ लोग पहले स्वतंत्रता के समय, आज़ादी के समय थे, जिनकी वर्तमान में संख्या अब 2 मिलियन केवल रह गई है। इसी दौरान 8 लाख मौतों से घटकर केवल 83 मौतें अब रह गई हैं। ठीक है, पहले 8 लाख लोग जो है मलेरिया से मर जाया करते थे हर साल, अब जो है ये संख्या मात्र 83 रह गई है। भारत में वर्ष 2024 में WHO के उच्च बोझ से उच्च प्रभाव समूह से बाहर निकल गया है, जो इसकी मलेरिया उन्मूलन यात्रा में मील का पत्थर है। कई राज्यों में इस स्थिति में सुधार हुए हैं और वह कम रोग बोझ वाली श्रेणियों में आ गए हैं। 2023 में 122 जिलों को जो है शून्य मलेरिया के मामले दर्ज किए गए, यानी 122 जिले ऐसे हैं जहां पे 2023 में मलेरिया के एक भी मामले प्रकाश में नहीं आए हैं। ठीक है, मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय ढांचा और राष्ट्रीय रणनीति योजना 2023 से 27 भारत के बहुआयामी दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करती है। यानी 2023 में शुरू किया गया था मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और 2027 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें उन्नत निगरानी, त्वरित मामला प्रबंधन और एकीकृत वेक्टर प्रबंधन शामिल है। मलेरिया के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह परजीवियों के कारण होने वाला एक गंभीर, संभावित रूप से जानलेवा रोग है जो संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह रक्तदान और 10 IT इंजेक्शन, रक्तदान और
10 IT यहाँ नहीं होगा, रक्तदान और इंजेक्शन यहाँ गलत हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये नहीं होगा। रक्तदान और इंजेक्शन लेने के माध्यम से संचारित होता है। यह बीमारी जो है रक्तदान और इंजेक्शन लेने से संचारित होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस बीमारी का विस्तार उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में आम है, जिसमें अधिकांश उप सहारा अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका शामिल हैं। शुरुआती लक्षणों में इसमें बुखार आता है, सिर दर्द होता है, ठंड लगती है और लक्षण आमतौर पर 6 से 30 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं, कभी कभी 1 साल तक लग सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा करंट अफेयर्स कार्यक्रम था, जिसमें आज हमने कुल 10 टॉपिक या 10 प्रश्नों के माध्यम से जो है डिस्कस किया। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग इसे पढ़ते रहिए अच्छे से। धन्यवाद।